हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से ही चल रही होगी। दोस्तों, ये जो हमारी बुक है, ये अरिहंत की बुक चल रही है। दोस्तों, अरिहंत की जो सब्जेक्टिव वाली है वो वाली बुक चल रही है, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अरिहंत की एक और बुक मैंने कवर कर रखी है जो कि NCERT बेस्ड पे वन लाइनर 25,000 वन लाइनर वाली बुक है, जिसे हमने ऑलरेडी सक्सेसफुली एक भी चीज़ उसमें नहीं छोड़ते हुए पूरा कंप्लीट किया हुआ है, जो कि काफ़ी फेमस भी हो चुका है। अब ये बात आ रही है कि भाई चलो ठीक है, सब्जेक्टिव भी कवर करना है क्या? बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना है। जो लोग सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छी, बहुत कम समय में कवर हो जाती है, तो मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी। तो प्री मौर्यन एज आज का हमारा टॉपिक होगा। एंशिएंट हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं, 2 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, उसे भी देखिए, प्लेलिस्ट बन गया है। और ये आज की जो वीडियो है ये प्री मौर्यन एज के ऊपर है, तो अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को अनरावल करते हुए चलेंगे। जब तो अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसे ही कंटेंट को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ कर लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पॉइंट है द मटेरियल एडवांटेजेस brought about the use of the iron implements in eastern UP and Bihar in the 6th century BC। हमने देखा था, खासकर लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा था, क्या देखा था कि वहाँ पे जो है आयरन का यूज जो है प्लोसेयर में यूज होने लग गया था, आयरन, ठीक है। तो उसके बाद आयरन जब पता चला लोगों को, तो आयरन के और भी सारे इम्प्लीमेंट यूज हुए 6th सेंचुरी BC के आसपास में। एंड दिस हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स। आयरन का जो है बहुत बड़ा रोल आया इसके बाद, हर तरीके के अस्त्र से लेकर, शस्त्र से लेकर इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर वाली तमाम चीज़ें इससे डेवलप होने लगी। यूज ऑफ आयरन टूल्स इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। आयरन टूल्स के यूज के होने की वजह से, चाहे वो प्लोसेयर में यूज हो, चाहे वो कटाई बुआई तमाम चीज़ों में यूज हो, तो इसका जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा असर दिखा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर, जो कि राइज हुआ। Thus, many जनपदास sprung up in 6th century BC and the larger of which were called महाजनपदास। तो जनपदा, जन मतलब होता है ट्राइब, ट्राइब को जन भी बोला गया, जन मतलब लोग भी कहते हैं हम लोग। तो जिस एरिया में जन का पद पड़ा उसे हम जनपद कहने लग गए, थोड़ा बड़ा एरिया होता था। उसमें भी 16 जो ऐसे एरियाज़ थे जो कि फर्दर इमर्ज हुए और बड़े हुए, और 16 महाजनपदा जो है की उत्पत्ति होती है 6th सेंचुरी BC में। 6th सेंचुरी BC में 16 महाजनपदास बन चुके थे, ठीक है। अब हम इन महाजनपदास के बारे में जानेंगे, महाजनपदास के बारे में। सो बात करें एक सोर्स की, जो कि है अंगुत्तर निकाय ऑफ सुत्त पिटक एंड महावस्तु बुद्धिस्ट लिटरेचर है दोनों। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक एंड विनय पिटक, इन तीनों को मिला के त्रिपिटका बोलते हैं। त्रिपिटका जब बुद्ध पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक में से यहाँ पे सुत्त पिटक की बात की गई है, जिसमें निकाय है एक, जो है अंगुत्तर निकाय। तो महाजनपदाओं से रिलेटेड ना इन्फॉर्मेशन हमें पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस में मिलता है, तो ये अंगुत्तर निकाय में हमें मिलता है, जो कि सुत्त पिटक का ही पार्ट है। एंड महावस्तु बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड भगवती सूत्र, जो कि एक जैन लिटरेचर है। दीज लिटरेचर्स मेंशन द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदा। क्या क्या? अंगुत्तर निकाय ऑफ सुत्त पिटक एंड महावस्तु, इसके अलावा भगवती सूत्र, ये सब हमें बताते हैं 16 महाजनपदास के बारे में। पीपुल नाउ ओन्ड स्ट्रॉन्गर एलिजियंस टू द जनपदा और टेरिटरी दैन द जना और ट्राइब दे बिलोंग टू। अब लोग जो है अब बोलने लग गए कि जैसे नेशनलिज्म वाली एक भावना आने लग गई कि भैया जो है अब हम अपने जना से भी ऊपर, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम किस जनपदा में रहते हैं या फिर किस टेरिटरी में रहते हैं। अब जो है ये बात नहीं है कि हम इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी, और टेरिटरी की, जनपदा की इम्पोर्टेंस जो है लोगों में जो है एलिजियंस, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। अब हम महाजनपदास और उनके कैपिटल्स को देखेंगे, ठीक है। महाजनपदास और उनके कैपिटल्स को देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं इधर थोड़ा सा
महाजनपदाज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। महाजनपदा जो थे वो दो तरीके के थे, और ये एक सवाल बनता है कि वर्ल्ड में जो है रिपब्लिक जो है कहाँ स्टार्ट हुआ, डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट, रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट कहाँ स्टार्ट हुई थी। तो ये बिहार के वैशाली में बज्जियों ने स्टार्ट की थी, ठीक है। और ये वर्ल्ड की जो है अर्लीस्ट जो है रिपब्लिकन मानी जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि महाजनपदा कितने टाइप के होते हैं। ये दो तरीके के हो सकते थे और दो तरीके के हुए भी। दैट इज़ नंबर 1 नॉन मोनार्कियल रिपब्लिकन स्टेट्स, और दूसरी मोनार्कियल स्टेट। मतलब नॉन मोनार्कियल मतलब कि यहाँ पे कोई मोनार्क नहीं था, कोई राजा नहीं था, यहाँ पे लोगों का एक समूह जो है शासन करता था। रिपब्लिकन स्टेट था, कहते हैं ना कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का जो सरकार था, ये रिपब्लिकन सिस्टम यहाँ पे हुआ करता था। जो कि कुछ स्टेट हैं, जैसे कि कंबोज एक रिपब्लिकन स्टेट हुआ करता था। कुरु वॉज ऑल्सो ए रिपब्लिकन स्टेट। कोलियास एक, जिसे हम राम ग्राम बोलते हैं, ये भी एक रिपब्लिकन स्टेट हुआ करता था। मल्ल जो कि ये भी रिपब्लिकन हुआ करते थे, मल्ल। मौर्या जो कि पीपली वन के रहने वाले थे, ये भी, और इन्हीं से बोला जाता है कि मौर्या से ही मौर्य बने हैं, ठीक है। ये मोरों के प्रचलन की वजह से, उनकी देख रेख की वजह से इनको मौर्य बोला गया था। कहते हैं शाक्य जो है ये कपिल वस्तु के निवासी थे। शाक्य मुनि किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है शाक्य मुनि। वज्जी वैशाली वाले। पांचाल, लिच्छवी अगेन वैशाली। वज्जी, पांचाल और लिच्छवी ये सब वैशाली से बिलोंग करते थे। भगास सुमाशा के निवासी हुआ करते थे। कालामास, केसपुत्ता भी इनको बोला जाता था, केसपुत्ता, कालामास। विदेह भी एक रिपब्लिकन स्टेट था मिथिला में। और जानत्रिक जो था ये कुंडल ग्राम में जानत्रिक था, और ये महावीर से रिलेटेड है। तो ये सब जो थे ये नॉन मोनार्कियल यानी कि रिपब्लिकन स्टेट हुआ करते थे। दूसरे तरीके का जो महाजनपद हुआ करता था वो था मोनार्कियल स्टेट, जहाँ पे राजा जो है ओवरऑल जो कहते हैं ना कि सुप्रीम पावर किसके पास था, तो राजा के पास था। तो मोनार्कियल स्टेट की बात करें तो इसमें अंग आता है, ठीक है। अंग जो कि प्रेजेंट डे भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का एरिया था वहाँ पे ये हुआ करता था। इसके बाद अवंती आता है। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। जाता है चेदी, ठीक है। चेदी, काशी मतलब बनारस वाला रीजन। कौशल, गांधार अपना नॉर्थ वेस्ट में। मगध अपना अगेन पटना और गया वाला रीजन जो है, पटना राजगीर गया वाला, वहाँ पे मगध स्थित था। मत्स्य, सूरसेना ये आगरा के आसपास वाला, और वत्स, ये सब जो है मोनार्कियल स्टेट हुआ करते थे, बहुत पावरफुल भी थे। मोनार्कियल स्टेट हुआ करते थे और बहुत पावरफुल भी थे, ठीक है, बहुत पावरफुल थे, मोनार्कियल स्टेट हुआ करता था। अस्मका वॉज द साउदर्न मोस्ट महाजनपदा, ठीक है। ये सवाल पूछ लिया जाता है कई बार कि विच वॉज द साउदर्न मोस्ट महाजनपदा, तो इसका नाम था अस्मका वॉज द साउदर्न मोस्ट महाजनपदा। वत्सा वाज अर्लियर ऑफ ए कुरु क्लैन, ठीक है। वत्सा जो था ये एक अर्लियर कुरु क्लैन हुआ करता था, वत्सा, ठीक है। वत्सा वाज अर्लियर ए कुरु क्लैन। इसके बाद बज्जी एक कॉन्फेडरेसी थी 8 रिपब्लिकन क्लैंस की, ठीक है। 8 जो रिपब्लिकन समूह थे, गण थे, वो उनकी जो है एक ये बज्जी जो थी कॉन्फेडरेसी थी, आपस में सब एकता के साथ रहते थे और लड़ते भी तो साथ में ही लड़ते थे, ठीक है। तो बज्जी एक 8 जो है रिपब्लिकन क्लैंस का एक जो है कॉन्फेडरेशन था। इन्होंने कॉन्फेडरेसी बना रखी थी, अलायंस कर रखा था कि भाई लड़ेंगे मरेंगे साथ में, जिएंगे साथ में, ठीक है। लिच्छवीज आर सेड टू बी द ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। लिच्छवीज आर सेड टू बी द ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनको एक बार। इनके कैपिटल्स बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये महाजनपदा जो 16 हैं और इनके कैपिटल्स हम जरूर इसको देखते हैं। तो नंबर 1 आता है यहाँ पे गांधार महाजनपद। ये काबुल और रावलपिंडी वाला एरिया के बीच में पड़ता था, ठीक है। काबुल और रावलपिंडी के आसपास का उसके बीच का एरिया था ये, और इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। इसलिए मैंने बोला था कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता था, हमारे नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस था उस समय जब आज़ादी के समय, तो उस समय ये वहाँ पर पड़ता था और काफ़ी पुराना था ये तो। वैसे अंग जो है भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में मैंने बताई था, और इसकी राजधानी थी चंपा, और इनकी कैपिटल आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ कि इस जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंस होगा मैं बताता चलूँगा। वैसे तो
हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कम इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये सब कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है मगध। मगध अगेन ये तो मतलब सारे जो है साम्राज्यों, सारे महाजनपदों में सबसे ऊपर निकल के आया। पटना गया जो डिस्ट्रिक्ट है प्रेजेंट डे बिहार का, ये मगध का पार्ट हुआ करता था। इसकी राजधानी जो थी वो गिरिब्रज राजगीर हुआ करती थी, ठीक है। गिरिब्रज राजगीर भी रही है बिंबिसार के समय में, और पाटलिपुत्रा उदयन के समय में रही थी। ये पाटलिपुत्रा उदयन के समय में रही थी। उदयन जो कि अजातशत्रु का बेटा था, उसने चेंज किया था अपना कैपिटल, राजगीर से चेंज करके पाटलिपुत्रा ले आया था। वैशाली भी ये कैपिटल रही है मगध की, शिशुनाग वंश के लोगों ने रखी थी। और अगेन अशोक ने पाटलिपुत्रा को अपनी कैपिटल दोबारा बना ली थी, ठीक है। पाटलिपुत्रा को कैपिटल अपनी दोबारा बनाई थी अशोक ने। चलिए आगे चलेंगे। काशी। काशी जो है प्रेजेंट डे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, वही काशी हुआ करता था। आज भी वहाँ पे काशी विश्वनाथ की मंदिर है। तो ये वाराणसी, इसकी कैपिटल भी वाराणसी ही हुआ करती थी। वज्जी जो था ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में पड़ता था, और ये वैशाली ज़िले में जो है वज्जी, ठीक है। इसकी कैपिटल भी वैशाली ही थी। मल्ल जो थे ये कुशीनगर एंड पावा वाले को मिला के, कुशीनगर भी इसकी कैपिटल रही और पावा भी रही। तो मल्ल जो है ये साउथ ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट, यूपी में ये पड़ता है, साउथ ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट। आज के डेट में जो कुशीनगर वाला एरिया उसके आसपास का एरिया प्लस पावा, ये सब मिला के ये सब एरिया हुआ करता था। तो इसकी कैपिटल कुशीनगर भी रही है और पावा भी रही है। चेदी जो है रिवर केन के आसपास बुंदेलखंड वाला एरिया को चेदी महाजनपदा कहा गया था, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी सुक्तिमती कह लो या फिर सोतहीवती कह लो, एक ही बात है। वत्स यमुना रिवर के आसपास वाला रीजन हुआ करता था। वत्स यमुना रिवर के आसपास वाला रीजन हुआ करता था। और इलाहाबाद मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इसमें पहले कवर्ड थे, और कौसाम्बी इसकी कैपिटल हुआ करती थी। कोशल ईस्टर्न यूपी में पड़ता था। श्रावस्ती इसकी कैपिटल, बाद में अयोध्या भी इसकी, यानी कि साकेत भी इसकी कैपिटल बनी। अयोध्या को साकेत भी बोलते हैं। कुरु रीजन जो महाजनपदा था ये गंगा यमुना दोआब के बीच में पड़ता था, यानी कि दिल्ली और मेरठ वाला रीजन था। ये दिल्ली और मेरठ वाला रीजन था कुरु वाला। और इसकी कैपिटल हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों आज भी दिल्ली में ही पड़ते हैं, देखना आप, ठीक है। तो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल रही है। पांचाल अगेन गंगा यमुना दोआब में ही पड़ता था। रोहिलखंड वाला जो है एरिया है, रोहिलखंड वाला जो एरिया है वहाँ पे ये पड़ता था। अचीचत्रा और कंपिल्या इसकी कैपिटल रह चुकी हैं। मत्स्य जो कि जयपुर, भरतपुर, अलवर डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया हुआ करता था, ये महाजनपद का कैपिटल था। विराटनगर या फिर बैरथ, ठीक है। विराटनगर बैरथ इसकी कैपिटल थी। सूरसेनाज जो कि मथुरा रीजन हुआ करता था, मथुरा में इसकी कैपिटल हुआ करती थी सूरसेनाज, ठीक है। आगरा मथुरा वाला जो रीजन था सूरसेनाओं का था, और इसकी जो कैपिटल थी वो कैपिटल थी मथुरा। असाका को अस्मका भी बोलते हैं। ये रिवर गोदावरी के आसपास नियर पैठान महाराष्ट्र में पड़ता था। पोटाली इसकी कैपिटल, पोदन्ना भी रही, पोटाना भी रही। अवंती मालवा रीजन को बोला जाता है, और इसकी कैपिटल जो थी उज्जैनी थी या फिर उज्जैन थी। और नॉर्दर्न इसकी दो कैपिटल थी, नॉर्दर्न कैपिटल थी उज्जैन, और माहिष्मती जो थी इसकी साउदर्न कैपिटल थी। कंबोज जो है हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए इसको पूछा जाता है स्पेशली कंबोज जो है इसका एरिया कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो इसका हजारा डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट डे पाकिस्तान जो है वहाँ पे ये एरिया था इसका। और यहाँ का जो कैपिटल था वो था राजापुर या फिर हटाका, ठीक है। राजापुर या हटाका इसका कैपिटल हुआ करता था प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कैपिटल्स। अब हमने जो है ये कवर कर लिया, जो कि छोटा सा टॉपिक था प्री मौर्यन एज, इसमें इतना ही है। अब मगध एम्पायर के बारे में जानेंगे। प्री मौर्यन एज हमने देख लिया, अब हम मगध एम्पायर देखेंगे। और मगध एम्पायर में ही बहुत सारी डायनेस्टी हैं, जिसमें हम मौर्यों की डायनेस्टी, तमाम ऐसी चीज़ें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं मगध एम्पायर को। तो मगध एम्पायर की बात करेंगे दोस्तों, मगध एम्पायर की। तो एक एक करके पॉइंट वाइज देखेंगे, क्योंकि ये एम्पायर मगध जो था महाजनपद, ये बाकी महाजनपदों को पीछे छोड़ के उन पर, क्योंकि यहाँ पे शासक बड़े स्ट्रांग हुए थे, बिंबिसार कह लो
उसका पुत्र अजातशत्रु, उदयीन तक, इनफैक्ट उसके बाद भी हर्यक डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई, ये सब डायनेस्टियाँ जो हैं यहाँ पे नंद आए, शुंग आए, ये सब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इसको, इसकी प्रतिभा को, इसके पोटेंशियल को टैप किया और इसको बहुत ऊपर लेके आए। ठीक है, इस महाजनपद को बहुत ऊपर लेके आए। So the period from the 6th century BC to the 4th century BC saw the struggle for supremacy among the 4 महाजनपदा। वो 4 महाजनपदा जो है जो कि 6ठी शताब्दी से लेकर 4थी शताब्दी के बीच में लड़ते रहे कि मैं सुप्रीम बनूंगा। देखो महाजनपदा थोड़ी लड़ेंगे, वहाँ के राजा ही लड़ते होंगे। ठीक है, तो मगध उसमें है, कोसल है, वत्स है, अवंती, और इसमें विजेता निकला मगध। ठीक है, इसमें विजेता निकला मगध। अल्टीमेटली मगध इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल एंड प्रोस्पेरस किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हुआ, मगध जो था ये इमर्ज हुआ है मोस्ट पावरफुल और प्रोस्पेरस किंगडम नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, सबसे पावरफुल क्यों है, एक तो देखो इसका जियोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे लौह वगैरह का जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है राजगीर एरिया से लोहा मिल जाता था। मगध का जो है नेचुरल बेड़ा बनता था गंगा और सोन नदी के आसपास होने की वजह से, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी, शासक बहुत अच्छे हुए यहाँ पे, इसलिए ये इमर्ज हुआ मोस्ट पावरफुल। ठीक है, इसका कारण मैंने बता दिया आपको। द फाउंडर ऑफ मगध वेयर जरासंध। ठीक है, मगध का फाउंडर जरासंध और बृहदर्थ को माना जाता है, जरासंध और बृहदर्थ को। बट द एक्चुअल ग्रोथ स्टार्टेड अंडर द हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी के समय खासकर बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंस किया अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसके बेटे ने वीरता दिखाई अजातशत्रु ने। ठीक है, तब जाके ये जो है महान जो है एक एम्पायर बना। बट इसके फाउंडर की बात करें तो जरासंध का माना जाता है, जरासंध और बृहदर्थ को। बट एक्चुअल ग्रोथ स्टार्टेड अंडर द हर्यक्स एंड इट्स एक्सपेंशन टुक प्लेस अंडर शिशुनागा, नंदा एंड मौर्य। ठीक है, इन्होंने और इसको आगे बढ़ाया, शिशुनागों ने, नंदों ने और मौर्यों ने इसको और जो है एरिया जो है एक्वायर किया और इसका जो है एक्सपेंशन किया। तो एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं हर्यक डायनेस्टी के बारे में। हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है, फाउंडर माना किया जाता है ही बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार जो है 544 BC से लेकर 492 BC तक रूल किया था इसने। ठीक है, 544 BC से लेकर 492 BC तक इसने रूल किया था। ही बिल्ड द कैपिटल सिटी राजगीर, जिसे हम गिरिव्रजा भी बोलते हैं। इसी ने राजगीर को बनाया था, जो कि कैपिटल सिटी था। ठीक है, जो कि कैपिटल सिटी था, जिसे गिरिव्रजा भी बोला गया है, गिरिव्रजा। ठीक है, कई बार लिखता है राजगीर को गिरिव्रज लिख देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। ही वॉज कंटेम्प्रोरी टू गौतम बुद्धा इसके समकालीन थे। ठीक है, गौतम बुद्धा समकालीन थे, और गौतम बुद्धा तो जिनकी मृत्यु हुई थी 483 BC में, उस समय अजातशत्रु गद्दी पे बैठा था। तो दोनों बाप बेटा इसके जो है गौतम बुद्धा को देखा हुआ है। ठीक है, बिंबिसार जो है गौतम बुद्धा के समकालीन थे। एंड ही वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव ए स्टैंडिंग आर्मी। ये पूछा जाता है सवाल, हु वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव ए स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी से मतलब है कि एक साम्राज्य का एक आर्मी स्टैंडिंग होता है कि भाई हाँ ये आर्मी है, इसको मैं पैसा पे कर रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी, लड़ाई होगी तो ये आर्मी काम करेगी। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी फॉर विच ही इज़ नोन एज सेनिया। इसीलिए इसको सेनिया भी बोला गया। ठीक है, सेनिया क्यों बोला गया, इसकी स्टैंडिंग आर्मी थी, सेना से रिलेटेड है सेनिया। ठीक है, इसीलिए इसको सेनिया बोला गया। बढ़िया। हिज 3 वाइव्स बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ कोसल। कोसल की थी महाकोसला देवी, और लिच्छवी की थी चेटक की पुत्री चेलन्ना, और मद्र क्लैन जो कि पंजाब में पड़ता है वहाँ पे खेमा से इसने शादी किया था और अपने आप को काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग बनाया था। इसमें देखो कोसल की महाकोसला देवी से शादी करने से इसे काशी जो है डौरी में मिल गया था। काशी जो एरिया है इससे डौरी में मिल गया था। ठीक है, कोसल नरेश की फैमिली से शादी करने की वजह से महाकोसला देवी से शादी किया था, तो इसको जो है काशी जो है दहेज में मिल गया था, और वहाँ से जो खतरा था कोसल से कि लड़ाई छिड़ सकती है ये वो भी ख़त्म हो गया था। ठीक है, और फिर इसने लिच्छवी की चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी की थी। तो लिच्छवियों का भी काफ़ी ज़्यादा जो है उस समय प्रकोप था, प्रभाव था, वो भी चाहते तो कब के इनको मगध वालों को दबा सकते थे। तो ये एक इसने जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वहाँ पर भी शादी कर लिया, चेटक की पुत्री चेलन्ना से लिच्छवी में। और पंजाब की राजकुमारी मदर क्लैन की खेमा से तो शादी किया ही किया, तो 3 शादियाँ किया है। ही स्पेंट हिज पर्सनल फिजिशियन जिसका नाम था जीवक को इसने जो है अवंती किंग चंद्र प्रद्योत महासेना के
दरबार में उज्जैन भेजा था ताकि उसका जो है जॉन्डिस से इलाज हो सके, जॉन्डिस से इलाज हो सके, ठीक है। जॉन्डिस से इलाज करने के लिए, क्योंकि जॉन्डिस से पीड़ित था, और इसने अपने मेन इंपॉर्टेंट जो कोर्ट फिजिशियन था जीवक को भेज दिया। और ये भी एक पॉलिटिकल जेस्चर दिखाता है, कूटनीति दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसने जो है उसको भी खुश कर दिया उसका इलाज करके। तो उधर से भी जो खतरा था आक्रमण का वो भी खत्म हुआ। हालांकि ये आक्रमण का खतरा बना रहा, अजातशत्रु ने इसको फाइनली अवंती पे कब्जा करके लड़ के हरा के उसको ख़त्म किया था अजातशत्रु ने। लेकिन इसने जो है कूटनीति खेली थी बिंबिसार ने। तो बिंबिसार के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठता है 492 से लेकर 460 BC तक, ये मगध की गद्दी पे बैठा है। इसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है बिंबिसार का बेटा था और मगध की गद्दी पे बैठा ये 492 से लेकर 460 BC तक इसने शासन किया। सो ही वॉज द सन ऑफ चेलन्ना, ही वॉज द सन ऑफ चेलन्ना जो कि चेटक की पुत्री थी वैशाली के बज्जियों की, ठीक है। और बिंबिसार का तो था ही ऑफकोर्स। ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन बाई किलिंग हिज फादर, ठीक है। ये जो है अपने ये सब कहे जाते हैं जितने भी हर एक डायनेस्टी के किंग हैं बिंबिसार को छोड़ के, ऐसा माना जाता है कि ये सब पितृहंता थे। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, उदयन ने अपने पिता को मारा, ठीक है। तो ये पितृहंता कहा जाता है। ही डिफीटेड हिज मैटरनल अंकल प्रसेनजीत को हराया, जो कि कौशल का उस समय किंग था, और अपनी बहन का शादी किया था बेसिकली बिंबिसार के साथ, कोसला देवी का शादी किया था। तो बट अजातशत्रु जो था वो पुत्र था चेटक की पुत्री चेलन्ना वाली शादी से था, ठीक है। तो इसने जो है अपने मैटरनल अंकल को हराया एंड डिस्ट्रॉय किया वैशाली आफ्टर प्रोट्रैक्टेड वार ऑफ 16 ईयर्स, ठीक है। लंबा एक वार चला वैशाली में। तो हुआ कहानी इसमें नहीं मेंशन किया, थोड़ा बता दूँ और डिटेल में कि जैसे ही इसने मारा ना, अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, बिंबिसार को मारा, तो नाराज़ हो गया प्रसेनजीत। बोला कि अरे यार तुमने तो हमारे मतलब संबंधी को मार दिया, या ऐसे थोड़ी हमारे जीजा को मार दिया, संबंधी को मार दिया। उसने जो है काशी जो है छीन लिया, इससे काशी छीन लिया। काशी जो कि डॉरी में मिला था शुरू में बिंबिसार को, काशी उसने छीन लिया प्रसेनजीत ने। इससे नाराज़ हो गया अजातशत्रु और लड़ाई छेड़ दिया इसी के साथ, अपने मैटरनल अंकल के साथ कि मामा हो तो क्या हुआ, लड़ेंगे, काशी तो लेके रहूँगा, और इसे हरा भी दिया। और पूरा जो है कौशल जो है मिला लिया। इसके साथ ही इसने वैशाली पे आक्रमण किया, और ये लड़ाई जो है 16 साल तक चली। डिस्पाइट देखो चेटक की पुत्री चेलन्ना का बेटा था जो कि वैशाली से ही बिलोंग करती थी, इसने जो है वहीं पे आक्रमण भी किया कि भाई नहीं, मुझे तो वैशाली भी चाहिए। तो वैशाली में 16 साल तक लगातार वार चला, उसके बाद उसको भी इसने जीत लिया, ठीक है। ही पैट्रोनाइज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धा के मरते ही 483 BC में ही इसने तुरंत ही जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगीर में ऑर्गेनाइज कर दिया 483 BC में ही। सो ही पैट्रोनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एंड बुद्धा डायड ड्यूरिंग हिज रेन। 483 BC में ही बुद्ध का जो है मृत्यु हुआ था। फिर आता है इसका बेटा, ठीक है, इसका बेटा अजातशत्रु का बेटा आता है जिसका नाम है उदयन जो था ये 460 से लेकर 444 BC तक गद्दी पे बैठा रहा, ठीक है। उदयन जो था 460 BC से लेकर 444 BC तक गद्दी पे बैठा रहा। एंड ही बिल्ड द न्यू कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा। इसी ने पाटलिपुत्रा का जो नई सिटी बनाई और इसको कैपिटल भी बनाया, ठीक है, इसको कैपिटल भी बनाया। अच्छा, एक कहानी और है कि अजातशत्रु ने एक्चुअली एक गांव था वहाँ पे पटाली, उसको बेड़ा बनवाया था, वहाँ पे बेड़ा बनाया था क्योंकि इसको जो खतरा लगता था कि वैशालियों से लड़ने के लिए इसने सोचा कि एक नेचुरल जो है एक जगह होना चाहिए, और गंगा और सोन के जो है कॉन्फ्लुएंस पे उस समय पटाली गांव था, उसको जो है छोटा सा घेराबंदी फोर्ट बनाया था वहाँ पे अजातशत्रु ने। लेकिन जो उदयन था जो कि पुत्र था अजातशत्रु का, उसने जो है इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस एरिया की उसने पाटलिपुत्रा को अपना कैपिटल बना लिया और नई कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा बनाई। उदयन वॉज सक्सीडेड बाई वीक रूलर्स, जैसे कि इसके बाद रूलर वीक हो गया, अनिरुद्धा हुआ, मुंडा हुआ, नागदशक हुआ। नागदशक तो आखिरी शासक भी था, ठीक है, आखिरी शासक था नागदशक। तो नागदशक की हत्या करके शिशुनाग डायनेस्टी जो है उस समय आ गई शासन में मगध पे, और इसने शिशुनाग डायनेस्टी ने 412 BC से लेकर 344 BC तक शासन किया, जब तक नंद नहीं आए। उसके बाद नंद आ गए थे शिशुनागों के बाद, ठीक है। तो शिशुनाग डायनेस्टी आई 412 BC से लेकर
344 BC के बीच में रही, ठीक है, 412 BC से लेकर 344 BC के बीच में रही। एंड शिशुनाग इसका फाउंडर था, शिशुनाग इसका फाउंडर था। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ नागदशक, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ नागदशक ऑफ कोर्स। एंड इसी को इसने मार दिया और गद्दी छीन लिया। एंड वॉज इलेक्टेड बाई द पीपुल। ही टेम्पररली शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली, ठीक है, शिशुनाग ने नागदशक को मारा, उसके बाद कैपिटल जो है टेम्पररली अपना वैशाली लेके चला गया। फिर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ शिशुनागाज वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ अवंती। शिशुनागों ने अवंती के पावर को बिल्कुल ख़त्म किया था, ठीक है, अवंती के पावर को बिल्कुल ख़त्म किया था, जिससे खतरा बना रहता था मगध को, उसके पावर को ख़त्म किया था। एंड विथ इट्स कैपिटल उज्जैन को, ठीक है, इसको जो है डिफीट कर दिया था, वहाँ से खतरा अब ख़त्म हो गया था। अवंती वाला जो लफड़ा चल रहा था इतने दिनों से कि भाई अवंती तो कभी भी कैप्चर कर सकता है, मगध को कभी भी कैप्चर कर सकता है, कि स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग है ऐसे बोलते थे, वो जो है खतरा इसने शिशुनाग ने ख़त्म किया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक किस्म शासक आता है शिशुनागों में, कालाशोक। कालाशोक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके समय 383 BC में, एग्जैक्टली आफ्टर 100 years ऑफ मरणोपरांत ऑफ बुद्धा जो है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली में 383 BC में कालाशोक के समय ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड इसने अपनी कैपिटल भी ट्रांसफ़र की थी वापस वैशाली से पाटलिपुत्रा, ठीक है, वापस वैशाली से पाटलिपुत्रा इसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि शिशुनाग ने तो अपनी कैपिटल टेम्पोरली ट्रांसफ़र की थी पाटलिपुत्रा से वैशाली, और इसने क्या किया, वैशाली से अगेन जो है ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्रा ले गया। एंड इसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली में 383 BC में ऑर्गेनाइज किया। अब आता है नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी आता है, ठीक है, नंद डायनेस्टी। सो नंद डायनेस्टी की बात करें, नंद डायनेस्टी की बात करें तो ये जो इसका जो पीरियड है, ठीक है, ये जो पीरियड है, ये पीरियड है 344 BC से लेकर 323 BC की। नंद डायनेस्टी की जो पीरियड है वो है 344 BC से लेकर 323 BC की। एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, पहली जो है नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, क्योंकि जो महापद्म नंद था उसे छोटे कास्ट का कहा गया है, उसे क्षुद्र कहा गया है, क्षुद्र कहा गया है, ठीक है। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, क्या था, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है वो यही जो था, ये फाउंडर भी था नंद डायनेस्टी का। सो द ग्रेट कनकरर था, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी था, ऑल्सो नोन एज एकरट, इसे एकरट बोला गया है, एक छत्रा भी बोला गया है, सोवरेन रूलर जिसे कहते हैं, एक छत्रा, एक रट। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत चांस है इसका, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आंसर होगा महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद। ये बहुत महान शासक था। ही कनकर्ड कोशल जीता, कलिंग जीता, ठीक है, कौशला जीता, कलिंग जीता। ही ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना, दैट इज़ विक्ट्री ट्रॉफी, ठीक है, मतलब बहुत सारा इसने जीत हासिल किया और अपने एम्पायर को बहुत बड़ा बनाया था। इसके बाद आखिरी रूलर की बात करेंगे सीधे, बीच में इतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं आए थे। आखिरी रूलर जो था महापद्म नंद के बाद, आखिरी रूलर बात करें नंद डायनेस्टी का, तो वो धनानंद, और फेमस भी रहा ये क्योंकि ये एक बजाबते कि इसके समय काफ़ी जो है नंद डायनेस्टी काफ़ी स्ट्रांग थी, आर्मी बहुत बड़ी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये अय्याश था, हठी था, सुनता नहीं था। इसके दरबार में कौटिल्य गए, कौटिल्य ने कहा कि भाई तुम ऐसा क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि उधर से तो अलेक्जेंडर आक्रमण करने वाला है, तुम्हारी प्रिपरेशन क्या है, तुम्हें पता है तुम यहाँ पे भोग विलास में जी रहे हो, तुम कुछ नहीं देख रहे हो, अपनी तैयारी नहीं कर रहे हो, भोग विलास से अच्छा साम्राज्य डूब सकता है। तो ये बोला कि मूर्ख ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, तमाम चीज़ें बोल दिया। तो इससे दुख पहुंचा काफ़ी ज़्यादा, तू सिखाएगा मुझे, ऐसे करके बोल दिया। फिर कौटिल्य को काफ़ी दुख हुआ, उसने बोला, कौटिल्य ने अपने चुटिया खोल दी, शिखा खोल दी, जैसे शिखा कहते हैं, बोला कि शिखा तब बंधेगी अब जब मैं तुझे गद्दी से उतारूंगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू कौटिल्य ने ये काम भी किया। सो धनानंद वॉज द लास्ट नंद रूलर। एलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन 326 BC में, ठीक है, एलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन 326 BC में। बट द ह्यूज आर्मी ऑफ धनानंद, उस समय धनानंद की जो ह्यूज आर्मी थी, एलेक्जेंडर के जो है सेना को पता चल गया कि वहाँ पे धनानंद बैठा है और उसकी आर्मी बहुत ह्यूज है, तो वो डर गए बेचारे, वो डर गए, बोले कि भैया, हाथ खड़े कर दिए, एलेक्जेंडर को मना कर दिया कि भाई हम अब नहीं जा रहे हैं आगे लड़ने के लिए, अब हमसे ना हो पाएगा भाई। सो धनानंद इसकी वजह से डिटर्ड हुआ एलेक्जेंडर फ्रॉम एडवांसिंग टुवर्ड्स द गैंगेटिक वैली। अब जिस
आदमी की सेना ही मना कर दे, जिस राजा की सेना ही मना कर दे आगे जाने से, उसका मोरल तो टूट ही जाता है। तो वहाँ से वो वापस लौट गया। ही इज़ प्रॉबेबली रेफर्ड एज एग्रेमस जेंड्रेम्स इन ग्रीक टेक्स्ट, ठीक है। ग्रीक टेक्स्ट में धनानंद को एग्रेम्स जेंड्रेम्स बोला गया है ग्रीक टेक्स्ट में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य असिस्टेड बाय कौटिल्य ओवरथ्रू धनानंद टू एस्टैब्लिश मौर्य डायनेस्टी। ये तो कहानी मैंने बता ही दी आपको। अब आता है प्री मौर्यन सोसाइटी कैसी थी। मौर्यन सोसाइटी में घुसने से पहले हमने ये प्री मौर्यन पीरियड देखा है, तो इसकी सोसाइटी देखेंगे, इसकी सोसाइटी कैसी थी। तो प्री मौर्यन सोसाइटी जो थी, वहाँ पे था डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लासेस में बटा हुआ था। नेसेसिटेड द फॉर्मेशन ऑफ धर्मसूत्रास। शूद्रा जो थे वो इलिटरेट हुआ करते थे, शूद्र जो थे सबसे नीचे हुआ करते थे और इलिटरेट हुआ करते थे। रेस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज्ड ऑन द वुमेन भी कंडीशन उस समय ठीक नहीं थी, तमाम चीज़ें उनको रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वुमेन की कंडीशन लेटर वैदिक पीरियड से जो डिक्लाइन होनी शुरू हुई थी वो आगे भी चलती रही, ठीक है। धर्मसूत्रास कंडेम द वैश्या फॉर लेंडिंग मनी, ठीक है। धर्मसूत्रा की माने तो वैश्यों को कंडेम किया धर्मसूत्रा ने, बोला पैसे देते हैं और उसके जो है जो उसका जो सूद लेते हैं उससे जीते हैं, ये ठीक नहीं है। धर्मसूत्रा ने ये जो है कंडेम किया हुआ। प्री मौर्यन इकोनॉमी कैसी रही, प्री मौर्यन इकोनॉमी की बात करें, सो एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ इस समय। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अब जो है लोहे का यूज होना शुरू हो गया, तमाम चीज़ें होने से। प्री मौर्यन इकोनॉमी जो थी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में बूस्ट देखा गया। वारिही एंड साली वे न्यू वेराइटीज़ ऑफ राइस, ठीक है। वारिही और साली जो थे नई वेराइटी ऑफ राइस हुआ करते थे। करीसा निवृतन एंड कुल्यवापा, करीसा निवृतन एंड कुल्यवापा वेयर यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट क्या होता था करीसा हुआ करता था, निवर्तन होता था, निवर्तन, कुल्यवापा हुआ करता था। दीज वर द यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट। फॉरेन इन्वेशन हुए मौर्य से पहले, उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, फॉरेन इन्वेशंस। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।